दशकों से उन्नत एलियन तकनीक की अफवाहें फुसफुसाहटों और षड्यंत्रों के रूप में फैलती रही हैं, आम लोगों की नजरों से ओझल। अमेरिका एक ऐसी तकनीकी चमत्कारी चीज छिपा रहा है जो भौतिकी और अंतरिक्ष की हमारी समझ को चुनौती देती है। अब आश्चर्यजनक नए सबूत बताते हैं कि ये रहस्य जल्द ही उजागर होने वाले हैं। क्या यह वह सफलता हो सकती है जो एलियन जीवन के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगी? हमारे साथ जुड़ें और उस एलियन विमान के बारे में चौंकाने वाले विवरण उजागर करें जिसे अमेरिका दुनिया से छुपा रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहां देश विमानन तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, इनमें से कुछ नवाचार गहरे रहस्य में लिपटे हुए हैं। सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है ब्लैक मंटा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गुप्त सैन्य अभियानों से जुड़ा है। ब्लैक मंटा की कहानी कैलिफोर्निया की एंटेलोप घाटी में एक कथित गुप्त जगह के इर्द गिर्द घूमती है, जहां गुप्त परियोजनाएं होने की अफवाह है। पामडेल और लैंकेस्टर के बीच बसे इस इलाके में 300 एकड़ का एक सैन्य प्रतिष्ठान है जो आम जनता की नजरों से छिपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की कुछ सबसे प्रमुख कंपनियों जैसे अमेरिकी वायुसेना की प्लान 42, लॉकहीड मार्टिन स्कंक वर्क्स, नॉर्थरॉप ग्रुमन, बोइंग और यहां तक कि नासा के आर्मस्ट्रांग फ्लाइट रिसर्च सेंटर का केंद्र है। हालांकि इस क्षेत्र में अजीबोगरीब उड़ती वस्तुओं के देखे जाने से कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। इन उन्नत विमानों की अफवाहों में TR-3 ब्लैक मंटा भी शामिल है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस हाइपरसोनिक टोही विमान ने विमानन प्रेमियों और UFO में विश्वास रखने वालों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नॉर्थरॉप ग्रुमन और अमेरिकी वायुसेना द्वारा कथित तौर पर विकसित B-2 स्टील्थ बॉम्बर के पीछे की टीम TR-3 के बारे में अफवाह है कि इसमें ऐसी क्षमताएं हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि इसे पानी के नीचे एक UFO बेस के ऊपर मंडराते हुए देखा गया था, जो इस विमान के रहस्य को और बढ़ा देता है। इन कहानियों में ब्लैक मंटा को जो बात अलग बनाती है वह है चुपके से वार करने की उसकी कथित महारत। ऐसा कहा जाता है कि इसमें अत्याधुनिक रडार अवशोषित सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जो इसे डिटेक्शन सिस्टम के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। यह इसे रडार के नीचे मिशनों को अंजाम देने में सक्षम बनाता है, जो इसे अब तक के सबसे मायावी विमानों में से एक बनाता है। हालांकि TR-3 का असली आकर्षण यहीं खत्म नहीं होता। अटकलों के मुताबिक TR-3 ब्लैक मंटा सिर्फ तेज ही नहीं है, यह ऐसी तकनीक से भी संचालित हो सकता है जो मौजूदा विमानन मानकों से कहीं बेहतर है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ का दावा है कि यह गुरुत्वाकर्षण रोधी तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी सिद्धांत सही है, तो यह विमान गति, ऊंचाई और गतिशीलता की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ने में सक्षम हो जाएगा। इस जिज्ञासा को और बल इस विचार से मिलता है कि यह विमान अंतरिक्ष के निकट ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है और वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में आसानी से उड़ान भर सकता है। इसकी लंबी दूरी की क्षमताएं इसे बिना रुके लंबी दूरी तय करने में सक्षम बना सकती हैं, जिससे यह संभवतः एक बेहतरीन टोही उपकरण बन सकता है। इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम जैसे उन्नत सेंसरों से लैस यह माना जाता है कि यह वर्तमान तकनीक से कहीं अधिक उच्च रिजोल्यूशन वाली खुफिया जानकारी एकत्र कर सकता है। अफवाहें यह भी बताती हैं कि TR-3 ब्लैक मंटा अत्याधुनिक हथियारों और प्रत्युपायों से लैस हो सकता है। इनमें निर्देशित ऊर्जा हथियार भी शामिल हो सकते हैं, जो इसे बिना पकड़े दुश्मन के खतरों से निपटने में सक्षम बनाएंगे। दुश्मन के संचार तंत्र को बाधित करने और रडार प्रणालियों को निष्क्रिय करने में सक्षम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां भी इसके शस्त्रागार का हिस्सा होने की अफवाह है। अगर ये प्रणालियां मौजूद हैं, तो ब्लैक मंटा भविष्य के युद्धों के तरीके को नाटकीय रूप से बदल सकता है। अपनी उच्च तकनीकी विशेषताओं के आकर्षण और बेतुकी कहानियों के बावजूद TR-3 ब्लैक मंटा अटकलों का विषय बना हुआ है। अमेरिकी सरकार ने न तो इसके अस्तित्व की पुष्टि की है और न ही खंडन, जिससे दुनिया इस सवाल पर अड़ी है कि क्या यह UFO जैसा विमान असली है या सिर्फ एक और सैन्य मिथक। हालांकि TR-3 अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन अमेरिकी सेना की सभी उपलब्धियां इतनी गोपनीय नहीं हैं। इस साल की शुरुआत में पेंटागन ने अपने नवीनतम स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर का सार्वजनिक रूप से अनावरण किया था। कई वर्षों तक गुप्त रूप से विकसित किया गया B-21 अब 3 दशकों से भी अधिक समय में पहला नया अमेरिकी बम वर्षक है। अपने डिजाइन और क्षमताओं के बारे में काफी हद तक गोपनीय होने के बावजूद रेडर अमेरिकी हवाई प्रभुत्व के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो अगली पीढ़ी के युद्धों में भी मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। P-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस, B-1 लांसर और B-2 स्पिरिट जैसे प्रतिष्ठित बम वर्षकों के साथ B-21 का अनावरण पेंटागन की प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत देता है। जैसे जैसे आतंकवाद रोधी प्रयासों से ध्यान हट रहा है, चीन जैसी वैश्विक शक्तियों की ओर ध्यान केंद्रित हो रहा है,
जिनकी सैन्य प्रगति नई चुनौतियां पेश कर रही है। इस तेजी से विकसित होते परिदृश्य में ब्लैक मंटा जैसी गुप्त परियोजनाएं और B-21 जैसी प्रकट तकनीकें दर्शाती हैं कि सैन्य विमानन कितनी दूर तक पहुंच गया है और यह और भी आगे जा सकता है। B-21 रेडर अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यह कोई साधारण विमान नहीं है। यह किसी भी संभावित खतरे से अपनी रक्षा करने के राष्ट्र के अटूट संकल्प का प्रतीक है। अमेरिकी परमाणु रक्षा रणनीति, जिसे परमाणु त्रय के नाम से जाना जाता है, में साइलो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें और पनडुब्बी लॉन्च वॉरहेड शामिल हैं और इसे उभरते खतरों से निपटने के लिए विकल्पों की पूरी श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन किया जा रहा है। हालांकि B-21 दिखने में B-2 जैसा ही लग सकता है, लेकिन इसकी तकनीक बहुत आगे है। कंप्यूटिंग शक्ति में हुई प्रगति का मतलब है कि B-21 का सॉफ्टवेयर ऐसे काम कर सकता है जिनकी कल्पना B-2 भी नहीं कर सकता। इसकी स्टील्थ क्षमताएं इतनी उन्नत हैं कि अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां भी इसका पता लगाने में मुश्किल महसूस करेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को नए तरीकों से नियंत्रित कर सकता है, जिससे दुश्मन के रडार को कुछ और दिखाई दे सकता है। इसमें नई प्रणोदन तकनीक होने की भी संभावना है, जिससे इसे पहचानना लगभग नामुमकिन है। यह इतना शांत है कि आप इसे सुन तो सकते हैं, लेकिन देख नहीं पाएंगे। जबकि प्रत्येक B-21 की सही कीमत स्पष्ट नहीं है। अनुमान है कि इसकी कीमत लगभग $13 मिलियन है। इसकी तुलना इसके पूर्ववर्ती B-2 से करें, जिसके बेड़े में मूल रूप से 100 से ज्यादा विमान होने थे, लेकिन बढ़ती लागत और शीत युद्ध के बाद बदलते वैश्विक खतरों के कारण केवल 21 ही बनाए जा सके। आज भी पुराने हो चुके B-2 बेड़े का रखरखाव एक बड़ा काम है और किसी भी समय केवल कुछ ही उड़ान के लिए तैयार होते हैं। B-21 का नाम 1942 में टोक्यो पर हुए साहसिक डुलिटल हमले के नाम पर रखा गया है। यह B-2 से थोड़ा छोटा है, जिससे इसकी रेंज ज्यादा है, और नॉर्थरॉप ग्रुमन के डिजाइनरों ने B-2 के रखरखाव की चुनौतियों से सीखा है। अपने विशाल पंखों के कारण B-2 दुनिया भर में केवल कुछ ही विशेष हवाई पट्टियों पर उतर सकता था और इसके कॉकपिट के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गर्म मौसम में जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकते थे, जिसके लिए वातानुकूलित हैंगर की आवश्यकता होती थी। B-21 बेहतर हैंगरों से लैस होगा और घर से दूर भी उड़ान भर सकेगा, जिससे किसी भी लक्ष्य को सीमा में रखते हुए रसद सहायता की आवश्यकता कम हो जाएगी। जब उनके सार्वजनिक अनावरण की बात आई तो B-2 और B-21 इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकते थे। B-2 का 1988 में बड़े धूमधाम से अनावरण किया गया था, लेकिन B-21 का अनावरण कहीं ज्यादा गोपनीय था। विमान का केवल एक हिस्सा ही दिखाया गया था, जिसमें संवेदनशील प्रणोदन प्रणालियां और सेंसर किसी की नजरों से छिपे हुए थे, जो दर्शाता है कि तब से तकनीक और सुरक्षा में कितना विकास हुआ है। यह गोपनीयता कुछ लोगों को एक और उच्च तकनीक वाले अमेरिकी विमान RQ-170 सेंटिनल की याद दिलाती है, जिसे एरिया 51 के पास देखे जाने पर हड़कंप मच गया था। पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई UFO है, लेकिन बाद में पता चला कि यह लॉकहीड मार्टिन द्वारा गुप्त अभियानों के लिए डिजाइन किया गया एक निगरानी ड्रोन था। RQ-170 50,000 फीट की ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भर सकता है और एक विस्तृत क्षेत्र में वास्तविक समय की खुफिया जानकारी प्रदान कर सकता है। यह ड्रोन और B-21 दोनों ही अत्याधुनिक, लगभग अदृश्य तकनीक के साथ आकाश में अमेरिका के प्रभुत्व के निरंतर प्रयास का प्रमाण है। RQ-170 सेंटिनल एक अत्याधुनिक ड्रोन है, जिसे व्यापक क्षेत्र की निगरानी और टोही के जरिए वास्तविक समय में खुफिया जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सैन्य अभियानों में इसकी भूमिका अमूल्य है और इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के परिसर पर छापेमारी में इसका इस्तेमाल है। इस मिशन के दौरान ड्रोन ने राष्ट्रपति ओबामा को लाइव फुटेज दिखाया, जिससे उच्च दांव वाले अभियानों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का पता चला। यह ड्रोन, जिसे अक्सर कंधार का जानवर कहा जाता है, अपनी गुप्त क्षमता और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है, जो इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बिना पकड़े उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। इसकी वास्तविक समय की तस्वीरें लेने की क्षमता इसे अमेरिकी सेना के लिए एक अनिवार्य उपकरण बनाती है, खासकर अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जैसे अभियानों के दौरान। इसके द्वारा एकत्रित डेटा को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन GCS को वापस भेजा जाता है, जिससे ऑपरेटर युद्ध क्षेत्र का विश्लेषण कर सकते हैं और वास्तविक समय में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। RQ-170 का आकर्षक डिजाइन, इसके चमगादड़ के आकार के पंख और नुकीली नाक इसे दुश्मन के रडार से छिपाए रखने में सक्षम बनाते हैं। इसमें एक उच्च तकनीक वाला इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरा लगा है, जो सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों की विस्तृत तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करता है। एक उपग्रह संचार प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि यह डेटा GCS को सुचारू रूप से वापस भेजा जाए, जिससे सैन्य कर्मियों को आवश्यक खुफिया जानकारी तक लाइव पहुंच मिल सके। जनरल इलेक्ट्रिक के एक TF-34 टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित सेंटिनल अत्यधिक कुशल है और 9,000 पाउंड से अधिक का थ्रस्ट उत्पन्न करता है। अपनी ईंधन दक्षता और विश्वसनीयता के लिए जाना जाने वाला यह इंजन
ड्रोन को अपने मिशनों को सटीकता से पूरा करने और परिचालन लागत कम रखने में सक्षम बनाता है। RQ-130 को अद्वितीय बनाने वाली बात इसकी उन मिशनों को अंजाम देने की क्षमता है जिनके लिए पहले मानवयुक्त विमानों की आवश्यकता होती थी। एक गुप्त मानव रहित समाधान प्रदान करके सेंटिनल ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के तरीके को बदल दिया है। एक मूक पर्यवेक्षक के रूप में इसकी भूमिका ने इसे उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम जैसे गंभीर वैश्विक खतरों की निगरानी में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। इसके गुप्त अभियानों ने यूएफओ के शौकीनों का भी ध्यान आकर्षित किया है, जिससे इसकी पहले से ही प्रसिद्ध स्थिति में रहस्य का एक नया आयाम जुड़ गया है। इसी तरह लॉकहीड F-117 नाइटहॉक एक अभूतपूर्व स्टील्थ लड़ाकू विमान था, जिसे बिना पकड़े उड़ान भरने वाले विमानों की मांग को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। इसके रडार से बच निकलने वाले डिजाइन ने इसे युद्ध में बढ़त दिलाई, दुश्मन के संकेतों को परावर्तित करके और पकड़े जाने से बचाकर। 1930 के दशक में विकसित F-117 की तकनीक ने सैन्य विमानन में क्रांति ला दी। हालांकि इसके डिजाइन को वर्षों तक गुप्त रखा गया था, लेकिन 1990 में यह विमान सार्वजनिक रूप से ज्ञात हुआ, जो अमेरिकी रक्षा रणनीतियों में स्टील्थ क्षमताओं के एक नए युग का प्रतीक था। इस समय तक यह विमान 7 वर्षों से उपयोग में था। F-117 के विकास को अत्यंत गोपनीय रखा गया था, यहां तक कि पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इस गोपनीयता के कारण ही काल्पनिक F-19 स्टील्थ लड़ाकू विमान का निर्माण हुआ, जो 5वीं पीढ़ी का एक अस्तित्वहीन विमान था जिसने खिलौनों, कॉमिक पुस्तकों और वीडियो गेम्स के माध्यम से कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब F-117 को आखिरकार नेलिस एयरफोर्स बेस पर जनता के सामने प्रदर्शित किया गया, तो लोग पहले देखी गई धुंधली और कम गुणवत्ता वाली तस्वीरों के अलावा और भी कुछ देखने के लिए उत्साहित थे। 1928 में आधिकारिक रूप से अनावरण किए गए F-117 ने F-19 के मिथकों को तोड़ दिया और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के लिए एक क्रांतिकारी स्टील्थ विमान के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि की। अपने पहले लड़ाकू अभियानों के दौरान F-117 ने अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। 900 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी और 600 से ज्यादा लक्ष्यों को नष्ट किया। हालांकि इसे 2008 में सेवा मुक्त कर दिया गया था, फिर भी F-117 एक आकर्षक और रहस्यमयी विमान बना हुआ है, जो अत्याधुनिक तकनीक और सैन्य नवाचार का प्रतीक है। इसका रहस्यमय डिजाइन अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। केवल एक विमान 1999 में सर्बिया के ऊपर खो गया था। 1990 के दशक में मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग की संयुक्त परियोजना बर्ड ऑफ प्रे ने स्टील्थ तकनीक के रोमांच को और बढ़ा दिया। स्टार ट्रेक के क्लिंगन अंतरिक्ष यान से प्रेरित इसका नाम इसकी स्टील्थ क्षमताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। प्रसिद्ध एरिया 51 में विकसित बर्ड ऑफ प्रे ने सैन्य नवाचार और अंतरिक्ष यात्रा संस्कृतियों की कल्पना का सम्मिश्रण किया। लॉकहीड के F-117 और SE शैडो स्टील्थ शिप जैसी गुप्त परियोजनाओं के साथ उपाध्यक्ष एलन वेमैन ने इन अभूतपूर्व प्रयासों का खुलासा किया। बर्ड ऑफ प्रे को मुख्य रूप से कम रडार प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। विमान के पतवार को सावधानीपूर्वक सुव्यवस्थित किया गया था, जिसमें लचीले आवरणों द्वारा अंतराल छिपाए गए थे। कॉकपिट कैनोपी, लैंडिंग गियर, पंख और धड़ सभी को किसी भी उभरे हुए हिस्से को हटाने के लिए संरेखित किया गया था। यहां तक कि इंजन एयर इंटेक को भी धड़ के अंदर गहराई में लगाया गया था और एक लॉलटेन और एयर इंटेक डक्ट से छुपाया गया था। टीम ने उन्नत कंप्यूटर आधारित मॉडलिंग और सिमुलेशन का उपयोग करके इंजन एग्जॉस्ट को फिर से डिजाइन करके विमान के शोर को कम करने पर भी काम किया। इस अभिनव दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ऐसे प्रोटोटाइप तैयार हुए जो अंतिम डिजाइन से काफी मिलते जुलते थे और पुनरावृत्त प्रोटोटाइपिंग के पारंपरिक तरीकों से अलग हटकर थे। विमान की उड़ान क्षमता पर संदेह के बावजूद फैंटम वर्क्स के मुख्य पायलट रूडी हॉग ने 1996 में बर्ड ऑफ प्रे को 300 मील प्रति घंटे की गति और 20,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके संशयवादियों को गलत साबित कर दिया। इस परियोजना का लक्ष्य केवल मौजूदा लड़ाकू विमानों से बेहतर प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि एक किफायती स्टील्थ विमान लगभग $67 मिलियन के बजट में बनाया जा सकता है, जो F-35 लाइटनिंग आईडाई की लागत से कहीं कम है। इस प्रकार बर्ड ऑफ प्रे ने विमान के डिजाइन और निर्माण को नया रूप दिया और विज्ञान कथा और वास्तविकता के बीच की खाई को पाट दिया। 2002 में बर्ड ऑफ प्रे परियोजना के गोपनीयता मुक्त होने से विमानन उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस रहस्योद्घाटन ने भविष्य के विमानों के डिजाइन को प्रभावित किया, जैसे कि बोइंग X-45A, जिसका 2000 में पदार्पण हुआ। आज इस परियोजना को बर्ड ऑफ प्रे के नाम से जाना जाता है। इसकी विरासत एरिया 51 के गुप्त कोनों में छिपी नहीं है, बल्कि राइट पैटरसन, ओहायो स्थित अमेरिकी वायुसेना के राष्ट्रीय संग्रहालय में गर्व से प्रदर्शित है। विमान और ड्रोन लंबे समय से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं और अक्सर जिज्ञासा और अटकलों को जन्म देते रहे हैं।
हालांकि इन मशीनों के बारे में कुछ जानकारियां सार्वजनिक कर दी गई हैं, फिर भी कई पहलू अभी भी गोपनीयता के आवरण में हैं, जिससे षड्यंत्र के सिद्धांतों का दौर चल रहा है। हालांकि कुछ सेवानिवृत्त विमान चुपचाप सुर्खियों से गायब हो गए हैं, फिर भी वे अपनी तकनीकी प्रगति के कारण विमानन इतिहास में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। आधुनिक विमान उन्नत होने के बावजूद यूएफओ जैसे नहीं दिखते, जिससे कभी-कभी उनकी उत्पत्ति और क्षमताओं के बारे में बेतुके अनुमान लगाए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि ये नए लड़ाकू विमान यूएफओ देखे जाने के कुछ विवरणों से मेल खा सकते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप उतना रहस्यमय नहीं है जितना कुछ लोग सोचते हैं। इनके इर्द गिर्द छिपी गोपनीयता इनके आकर्षण को और बढ़ा देती है। उड़ान के शुरुआती दिनों से लेकर आज के सुपरसोनिक जेट विमानों तक, जो 500 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकते हैं और मिनटों में लंबी दूरी तय कर सकते हैं, विमानन ने लगातार संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। ये अत्याधुनिक मशीनें न सिर्फ गति और ऊंचाई में, बल्कि अपनी अत्याधुनिक ऑनबोर्ड तकनीक में भी बेहतरीन हैं। इन सुपरसोनिक विमानों के चमत्कारों और उनकी क्षमताओं की तुलना करते हुए हम एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली है। दुनिया के सबसे सफल लड़ाकू विमानों की जांच करते समय कई उल्लेखनीय मॉडल अपने असाधारण प्रदर्शन और उन्नत तकनीक के लिए उभर कर सामने आते हैं। इनमें बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट, F-16 फाइटिंग फाल्कन, Su-30, Saab JS-39, ग्रिपेन, F-22 रैप्टर एंड Su-57 शामिल हैं, जो युद्ध के मैदान में अपनी अनूठी ताकत लेकर आते हैं। बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट एक अमेरिकी वाहक आधारित लड़ाकू बमवर्षक पिछले FA-18 हॉर्नेट से एक बड़ा अपग्रेड है। यह विमान 8 से 83 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकता है और इसके पंखों का फैलाव अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 20% अधिक है। इसका खाली वजन 7054 पाउंड है और यह अधिकतम 14.99 पाउंड वजन के साथ उड़ान भर सकता है, जो मूल मॉडल से अधिक है। सुपर हॉर्नेट की ईंधन क्षमता हॉर्नेट की तुलना में 33% अधिक है, जिससे इसका लड़ाकू दायरा 41% और उड़ान अवधि 50% बढ़ जाती है। हालांकि यह F-14 टॉमकैट से लगभग 5 टन हल्का है, फिर भी यह टॉमकैट के पेलोड और रेंज के बराबर है, जो इसे एक बहुमुखी और दुर्जेय लड़ाकू विमान बनाता है। चौथी पीढ़ी का अमेरिकी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान F-16 फाइटिंग फाल्कन अपनी गति और चपलता के लिए प्रसिद्ध है। यह 436 फीट की ऊंचाई पर 1317 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। इसके डिजाइन में एक मोनोप्लेन संरचना शामिल है, जिसके पिछले धड़ में एक इंजन लगा है। F-16 78 3% एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं, 4.2% टाइटेनियम मिश्र धातुओं, 4.2% कार्बन फाइबर और 3.7% स्टील से बना है और इसमें रखरखाव में आसानी के लिए 200 आइस हैच और हटाने योग्य पैनल हैं। विमान का वेंट्रल एयर इंटेक और रीजेनरेटिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसकी परिचालन दक्षता में योगदान करते हैं। मैकडॉनल्ड डगलस ASU-2 इजेक्शन सीट द्वारा सुरक्षा बढ़ाई गई है और नियंत्रण प्रणाली 4 गुना रिडंडेंसी के साथ विद्युत रूप से संचालित होती है, जिससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। चौथी पीढ़ी का रूसी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान Su-30 हवाई श्रेष्ठता के लिए डिजाइन किया गया है और F-16 की 377 किमी घंटा की अधिकतम गति की बराबरी कर सकता है। सुखोई 30 विभिन्न लड़ाकू भूमिकाओं में उत्कृष्ट है, जिसमें हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में संचालन शामिल है। यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए सक्रिय और निष्क्रिय जैमिंग का उपयोग करता है और हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए दुश्मन के अभियानों को बाधित कर सकता है। यह विमान 30 मिमी की स्वचालित तोप से लैस है और 818 पाउंड के कुल लड़ाकू भार के साथ 6 मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ले जा सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं इसे रूसी वायुसेना की एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाती हैं। स्वीडिश चौथी पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान Saab JS-39 ग्रिपेन ऊंचाई पर 363 मील प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर सकता है। शुरुआत में सीमित आयुध क्षमता वाला ग्रिपेन 1992 में AIM-22 मध्यम दूरी की मिसाइल को शामिल करके उन्नत किया गया, जिससे इसकी हवा से हवा में मार करने वाली लड़ाकू क्षमताएं और बढ़ गईं। ग्रिपेन की बहुमुखी प्रतिभा जमीनी और जमीनी लक्ष्यों तक फैली हुई है, जिसमें सामरिक हमलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली AGM-65 मैवरिक मिसाइल जैसे सटीक हथियार शामिल हैं। इसकी बहुउद्देशीय क्षमता, इसकी तेज गति और चपलता के साथ मिलकर ग्रिपेन को विभिन्न युद्ध परिदृश्यों के लिए एक मूल्यवान विमान बनाती है। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग एंड जनरल डायनामिक्स द्वारा विकसित F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का पहला लड़ाकू विमान है और हवाई युद्ध तकनीक में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। 99 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ F-22 को हवाई प्रभुत्व के लिए डिजाइन किया गया है और यह दुश्मन के विमानों और जमीनी लक्ष्यों दोनों पर सटीकता से निशाना साध सकता है।
यह 20 मिमी EAM-61A2 वल्कन तोप और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला से लैस है। F-22 की स्टील्थ क्षमताएं, सुपर क्रूज विशेषता और उन्नत एवियोनिक्स इसे मिसाइलों को लॉन्च करने और आंतरिक डिब्बों से सटीक निर्देशित बम गिराने में सक्षम बनाते हैं, जिससे इसकी स्टील्थ प्रोफाइल बनी रहती है। Su-57 पांचवी पीढ़ी का एक और रूसी लड़ाकू विमान है, जिसे Su-27 की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी अधिकतम गति 1516 मील प्रति घंटा है। हालांकि Su-57 के बारे में ज्यादा जानकारी अभी भी गोपनीय है, लेकिन यह अपने आकार के लिए जाना जाता है, जो F-22 से बड़ा लेकिन Su-27 से छोटा है। Su-57 में स्टील्थ तकनीक, सुपरसोनिक क्रूजिंग स्पीड और उच्च गतिशीलता है। यह उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ या लंबी दूरी से किसी ऑपरेटर द्वारा मानव रहित मोड में संचालित किया जा सकता है। इसकी उन्नत विशेषताएं और प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं कि यह वैश्विक लड़ाकू विमान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहे। यूरोफाइटर टाइफून एक अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसका वर्तमान में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रभावशाली विमान का इस्तेमाल जर्मनी, इटली, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सऊदी अरब की वायुसेनाओं द्वारा किया जाता है। 650 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ टाइफून अपनी अद्भुत चपलता और शक्ति के लिए जाना जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन के बीच एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के परिणाम स्वरूप टाइफून के लिए एक नए उन्नत इंजन का विकास हुआ। इस इंजन को केवल 45 मिनट में अलग करके फिर से जोड़ा जा सकता है और यह टाइफून को बिना आफ्टरबर्नर की जरूरत के सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। यूरोफाइटर कंपनी के अनुसार यह विमान बिना आफ्टरबर्नर के 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। हालांकि सिंगापुर में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि गर्म मौसम में लड़ाकू भार ले जाते समय आफ्टरबर्नर के बिना इसकी अधिकतम गति लगभग 768 मील प्रति घंटा है। Su-33 एक रूसी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो अपनी असाधारण गतिशीलता के लिए जाना जाता है और 736 मील प्रति घंटे की गति तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह Su-27 की तुलना में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है, जिसमें एक नया और मजबूत एयरफ्रेम है। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत Su-35 में आगे की ओर क्षैतिज टेल या ब्रेक फ्लैप नहीं है। इसके बजाय यह लैंडिंग के दौरान ब्रेक लगाने के लिए रडर डिफ्लेक्शन का उपयोग करता है। Su-33 में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें IUS-35 सूचना और प्रबंधन प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण शामिल हैं। इसके कॉकपिट में 3 मल्टी स्क्रीन डिस्प्ले और विंडशील्ड पर एक होलोग्राफिक इंडिकेटर लगा है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए विमान में L-535 विकिरण चेतावनी प्रणाली शामिल है। Su-27 फ्लैंकर सोवियत इंजीनियरिंग नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी अधिकतम गति 788 मील प्रति घंटा है। यह फ्लाई बाय वायर नियंत्रण प्रणाली वाला पहला रूसी जेट था जो अपने समय से आगे की तकनीक का प्रदर्शन करता था। हवाई श्रेष्ठता के लिए डिजाइन किया गया Su-27 विमान F-15 ईगल जैसे नए अमेरिकी लड़ाकू विमानों से मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। एक शक्तिशाली 30 मिमी तोप और 10 बाहरी तोपों से लैस, यह विमान विभिन्न प्रकार की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जिनमें हीट सीकिंग और मध्यम दूरी की मिसाइलें शामिल हैं, ले जा सकता है। हवाई युद्ध में इसके प्रदर्शन ने इसे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के रूप में ख्याति दिलाई है। 1970 में अपनी पहली उड़ान के 43 साल बाद भी Su-47 फ्लैंकर सैन्य विमानन में उत्कृष्टता का प्रतीक बना हुआ है, जिसके कई आधुनिक संस्करण आज भी इस्तेमाल में हैं। मैकडॉनल्ड डगलस F-15 ईगल चौथी पीढ़ी का अमेरिकी लड़ाकू विमान है, जिसे सभी मौसमों में संचालन और हवाई श्रेष्ठता के लिए डिजाइन किया गया है। यह 872 मील प्रति घंटे की प्रभावशाली अधिकतम गति तक पहुंच सकता है। F-15 की मजबूती साफ दिखाई देती है, क्योंकि यह 20 मिमी के उच्च विस्फोटक विखंडन प्रक्षेपास्त्रों के प्रहारों को बिना विमान को नुकसान पहुंचाए झेल सकता है। इसका ईंधन 6 टैंकों में बंटा है, 4 धड़ में और 2 पंखों में। नरम धड़ वाले टैंकों को पंखों वाले टैंकों पर प्राथमिकता दी जाती है। F-15 में स्वायत्त पावर सिस्टम के साथ अलग अलग सप्लाई टैंक और एक रिंगिंग सिस्टम है जो इसकी परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाता है। दक्षता बढ़ाने के लिए ज्यादातर ईंधन लाइनें टैंकों के अंदर ही स्थित हैं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए टैंकों को 12.7 मिमी EDA कैलिबर तक की गोलियों का सामना करने के लिए ढाल दिया गया है, जिससे विस्फोट का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा टैंक यूरेथेन फोम से भरे हुए हैं, जो F-15 के डिजाइन और संचालन में सुरक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये शीर्ष लड़ाकू विमान गति, चपलता और उन्नत तकनीक का मिश्रण प्रदान करते हैं, जो सैन्य विमानन के निरंतर विकास को दर्शाता है। बहुमुखी सुपर हॉर्नेट से लेकर अत्याधुनिक Su-57 तक प्रत्येक विमान एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रगति को दर्शाता है और आधुनिक हवाई युद्ध की जटिल आवश्यकताओं को उजागर करता है।
उनकी अद्वितीय क्षमताएं उन्हें अपनी अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला बनाती हैं, जिससे विमानन जगत में उनकी प्रभावशाली प्रतिष्ठा में योगदान मिलता है। एरोस्पेस क्षेत्र में प्रगति की रोमांचक दुनिया में प्रगति केवल लड़ाकू विमानों तक ही सीमित नहीं है। रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी समान रूप से उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। अत्याधुनिक नवाचार का प्रतीक स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट हाल ही में अपनी तीसरी परीक्षण उड़ान के दौरान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 2 भागों वाला स्टारशिप रॉकेट टेक्सास से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ और अपने ऊपरी हिस्से को दुनिया भर में भेजने और हिंद महासागर में पुनः प्रवेश करने के महत्वाकांक्षी मिशन पर निकल पड़ा। यह उड़ान विशेष रूप से उल्लेखनीय थी क्योंकि इसके बाद कई रुकावटें आईं। पिछले साल स्पेसएक्स के 120 मीटर ऊंचे रॉकेट में अप्रैल और नवंबर में उड़ान भरने के तुरंत बाद 2 बार विस्फोटक विफलताएं हुईं। हालांकि इस बार स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क की बेहतर परिणाम की उम्मीदें पूरी हुईं। रॉकेट अपने 33 इंजनों के जोरदार विस्फोट के साथ गर्जना करते हुए तेजी से उड़ान भर पाया और अपनी चढ़ाई के हर चरण को सटीकता से अंजाम दिया। उड़ान के केवल 2 मिनट 48 सेकंड बाद निचला चरण, जिसे बूस्टर कहा जाता है, ऊपरी चरण या जहाज से अलग हो गया। इसके बाद ऊपरी चरण अटलांटिक और दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर से उड़ान भर गया, जहां वीडियो कैमरों ने 100 मील से भी ज्यादा ऊंचाई से पृथ्वी की अद्भुत तस्वीरें खींची। हालांकि यह मिशन चुनौतियों से रहित नहीं था। अगली बाधा पुनः प्रवेश की थी, जहां जहाज को समुद्र में डूबना था। वीडियो फुटेज में रेडियो संपर्क टूटने से ठीक पहले गर्म गैसों के वाहन को घेरने के नाटकीय दृश्य दिखाई दिए। दुर्भाग्य से बाद में नियंत्रकों ने पुष्टि की कि पुनः प्रवेश करते समय जहाज संभवतः टूट गया था। बूस्टर, जिसे गति कम करके टेक्सास तट के पास नियंत्रित लैंडिंग करनी थी, बहुत तेजी से आया और पानी तक पहुंचने से पहले ही खो गया। इसके अलावा जहाज को पुनः प्रवेश के लिए अपना इंजन पुनः चालू करना था, लेकिन यह महत्वपूर्ण कदम कुछ कारणों से नहीं उठाया जा सका, जिनकी अभी भी जांच चल रही है। इन समस्याओं के बावजूद इंजीनियर प्रगति को लेकर आशावादी हैं। एलन मस्क ने इस साल 6 और परीक्षण उड़ानों का वादा भी किया है, जो स्टारशिप की क्षमता में उनके विश्वास को दर्शाता है। स्टारशिप कोई साधारण रॉकेट नहीं है। यह अंतरिक्ष यात्रा में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके 33 इंजन 74 मेगान्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं, जिससे यह किसी भी पूर्ववर्ती रॉकेट की शक्ति को पार कर जाता है। यहां तक कि उन रॉकेटों को भी नहीं जो 1960 और 70 के दशक में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले गए थे। रॉकेट को पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य और तेज पुनः प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे हवाई जहाजों में ईंधन भरा जाता है और उन्हें उड़ान के लिए तैयार किया जाता है। यह क्षमता अंतरिक्ष अभियानों की लागत में भारी कमी ला सकती है, जिससे अंतरिक्ष पहले से कहीं अधिक सुलभ हो जाएगा। मस्क के लिए स्टारशिप उनकी महत्वाकांक्षी स्टारलिंक परियोजना का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपग्रहों का एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करना है। 5000 से ज्यादा उपग्रहों की कक्षा में पहले से ही मौजूदगी के साथ स्टारशिप और भी ज्यादा उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम होगा, जैसा कि इस उड़ान के दौरान भविष्य के स्टारलिंक उपग्रहों को छोड़ने के लिए एक द्वार तंत्र के सफल परीक्षण से पता चलता है। इसके अलावा स्टारशिप मस्क के मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने के लिए मनुष्यों और आपूर्ति को भेजने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कुंजी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इन घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है। स्टारशिप नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे इस दशक में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप का एक विशेष संस्करण लैंडिंग क्राफ्ट के रूप में कार्य करेगा, जो चालक दल को चंद्रमा की कक्षा से चंद्रमा की सतह तक ले जाएगा और वापस लाएगा। ऐसा होने से पहले स्पेसएक्स को स्टारशिप की सुरक्षा और विश्वसनीयता साबित करनी होगी और नासा का लक्ष्य 2026 के अंत तक इन मानकों को पूरा करना है। संघीय उड्डयन प्रशासन FAA ने इस मिशन की सफलताओं और सुधार के क्षेत्रों दोनों की समीक्षा के लिए एक मानक प्रक्रिया की जांच की घोषणा की है। एरोस्पेस क्षेत्र में प्रगति के इन आश्चर्यजनक खुलासों के साथ एक गंभीर प्रश्न अभी भी बना हुआ है, और कौन सी गुप्त तकनीक अभी भी जनता से छिपी हो सकती है।